हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और काफ़ी लंबे गैप के बाद, क्योंकि मैं आप ही के स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ वर्किंग कर रही थी ताकि आपको और बेटर चीज़ें डिलीवर हो पाएँ। आप सबको, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से लॉ पढ़ रहे हैं, खास करके सीए फाउंडेशन के, और अब आगे आने वाले वीडियोस में आप सभी को और भी एलैबोरेटेड वे में चीज़ें मिलेंगी और समझ भी आएंगी, चाहे वो लॉ या कोई और सब्जेक्ट भी क्यों ना हो। तो लास्ट क्लास में बेसिकली मैंने ये कवर किया था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि कितने काइंड्स के डैमेजेस होते हैं। पहले तो हमने सेक्शन 73 पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा था काइंड ऑफ डैमेजेस, और इसमें हमने समझे थे अलग अलग तरह के डैमेजेस, जिसमें हमने साथ में एक केस लॉ भी कवर किया था, हैडले वर्सेस बैक्सनडेल के। ठीक है, और वो मैंने डिटेल्ड डिस्कशन किया था आप सबसे। तो थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपने आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा पार्ट 4 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एक तरह से यूनिट 4 है कि यूनिट 5 है, आप सबको आइडिया है कि कौन सा यूनिट है? अभी तक हमने जो यूनिट्स कवर किए उस हिसाब से ये यूनिट 5 है। ठीक है, यूनिट 4 नहीं, यूनिट 5 है। तो इसमें हमने शुरुआत से हम ये देखते आए हैं सबसे पहले कि एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच क्या होता है। एंटिसिपेटरी ब्रीच यानी कि परफॉर्मेंस से पहले पहले कॉन्ट्रैक्ट को अगर तोड़ दिया जाए, जब तक परफॉर्मेंस आ रही है उसकी ड्यू डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए वर्ड से या रिटन फॉर्म में या फिर कंडक्ट से, जेस्चर्स से। और उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उससे प्रोमिसी को बेसिकली दो चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। या तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह कैंसिल मानो, डैमेजेस के लिए दूसरी पार्टी पे केस फाइल करो कॉम्पनसेशन के लिए, या फिर उसको कैंसिल ना करके ड्यू डेट तक होल्ड करे रहो। जब ड्यू डेट आए तब जाके पार्टी को रिस्पॉन्सिबल मानो नॉन परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ड्यू डेट तक, जो डेट है परफॉर्मेंस की, उस दिन तक कॉन्ट्रैक्ट अलाइव रखना पड़ेगा, जिंदा रखना पड़ेगा। और उसमें फिर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी इम्पोज हो सकती है, जिससे कि ये बोला जाएगा कि हम तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग मिलके कर रहे थे, लेकिन ड्यू डेट पे ऐसा कोई सिचुएशन राइज हो गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होना इम्पॉसिबल हो गया, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट एंड करना पड़ा। तो ये एंटिसिपेटरी ब्रीच के इफेक्ट्स थे। इसके अलावा हमने एक्चुअल ब्रीच पढ़ा था, जिसमें ये बोला था कि जब शेड्यूल डेट पे, जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट होना है, उस डेट पे अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा है तो एक्चुअल ब्रीच माना जाएगा। एंड इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या रेमेडीज हैं। इन रेमेडीज के ही बारे में हम बात कर रहे थे जब हमने सेक्शन 73 का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि जब कोई भी पार्टी ब्रीच सफ़र करती है, जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, जिसका नुकसान होता है, तो जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, जो भी लॉस या डैमेज कॉज हुआ है दूसरी पार्टी को। और वो डैमेज बेसिकली जो कॉज हुआ है, दैट शुड बी अकरिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस हो या थिंग्स हो, जैसे जैसे सिचुएशन अराइज हुई, तो वो नेचुरली अगर अराइज हो रहा है, या फिर पार्टीज को पता था कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत आ सकती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़े, तो उस केस में कॉम्पनसेशन देना बनेगा उस पार्टी को देना है जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। बट अगर कोई इनडायरेक्ट लॉस हो रहा है या डैमेज हो रहा है, या ऐसा है जो छोटा सा है, पेटी सा है, जिसका यूजुअल बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट से, उसकी परफॉर्मेंस से लेना देना नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल लेना देना है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो उसके रिस्पेक्ट में कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले काइंड ऑफ डैमेजेस कवर कर रहे थे अपने लास्ट सेक्शन में, जिसमें हमने ये देखा था कि ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं, स्पेशल, विंडिक्टिव, नॉमिनल, डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले एंड प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। जैसे कि ऑर्डिनरी में ये बोला था कि जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है
he or she will have to bear the loss for whatever damage has been caused to the other party, to the aggrieved party. But that damage should be naturally arising in the usual course, whether it is a business, whether it is a service, or any other such sort of contract. तो वो यूजुअली बिजनेस में या सर्विस में अराइज हो रहा हो, लेकिन वो रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उसका कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, जिस पे हमने केस लॉ डिस्कस किया था। उसके अलावा स्पेशल डैमेजेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम अगर नोटिस रिसीव कर रही है स्पेशल हालातों के कि ये सर्कमस्टांसेस या ये सिचुएशंस हो सकते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट होगा या कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट हो सकता है, तो उस पार्टी को डैमेजेस के लिए लायबल माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। कॉम्पनसेशन देने के लिए ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी एक तरह से। जो भी डैमेजेस अराइज हो रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से, वो हालात क्रिएट हुए, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा, और नेचुरली जो सिचुएशन अकर हुई उनकी वजह से जो डैमेजेस बनेंगे वो उस पार्टी को देने पड़ेंगे। फिर हमने विंडिक्टिव डैमेजेस की बात की थी, जो दो सिचुएशंस में अराइज होते हैं। जब अगर पर्टिकुलरली मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन तोड़ दिया गया प्रॉमिस, जिसकी वजह से दूसरे की फीलिंग्स हर्ट हुई, तो विंडिक्टिव डैमेजेस अराइज होते हैं। या फिर अगर बैंकर चेक डिसऑनर करते, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ये भी चीज़ कवर की थी कि मान लीजिए दो पार्टीज हैं, एक पार्टी को, पार्टी ए को अमाउंट पे करना है दूसरी पार्टी को, तो उन्होंने चेक दिया दूसरी पार्टी को कि आप ये लगा लेना। बट जैसे ही वो चेक लगाने गए तो पता चला कि इनके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स तो थे ही नहीं, तो चेक डिसऑनर हो गई, बाउंस हो गई। तो ये पार्टी की फॉल्ट की वजह से चेक का डिसऑनर हुआ। लेकिन इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि मान लीजिए सिग्नेचर की है, वो सिग्नेचर बैंक ने ठीक से वेरीफाई नहीं किया और बैंक की गलती की वजह से चेक डिसऑनर हुई, तो इसकी वजह से जिस पार्टी को पेमेंट करना था उसके क्रेडिट का भी लॉस हुआ, उसकी रेपुटेशन खराब हुई, उसकी इज्जत खराब हुई मार्केट में। तो जिस पार्टी का क्रेडिट सफ़र हुआ है उसे एग्जेम्पलरी डैमेजेस मिलेंगे। तो उस केस में पर्टिकुलरली बैंक जो है वो उस पार्टी को डैमेजेस पे करेगा। अगर बैंक की गलती की वजह से चेक डिसऑनर हुई है, जैसे कि पर्टिकुलरली जब साइन करके दिया बैंकर को, बैंकर ने उसको वेरीफाई करने में ही अपनी गलती कर दी, या बैंक की ही गलती की वजह से पता चला, बैंक ने बोला कि इनके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स ही नहीं है, जबकि थे, जबकि 5 लाख का जैसे पेमेंट होना था, बैंक ने कहा इसमें 2 लाख पड़े आपके अकाउंट में, लेकिन बैंक ये भूल गया वेरीफाई करना। उसने पार्टीज को जैसे एक मान लीजिए मोहन लाल जी थे, मोहन लाल जी 2 कस्टमर्स हैं उस पर्टिकुलर बैंक में। अब मोहन लाल जी को ही पेमेंट करना है मिस्टर एक्स को 5 लाख रुपीस का, तो उन्होंने चेक दिया। अब बैंकर ने वेरीफाई किया, कहा कि मोहन लाल के अकाउंट में तो 2 ही लाख है, जबकि मोहन लाल नाम के 2 लोग ऑलरेडी अकाउंट होल्डर्स हैं उस पर्टिकुलर बैंक में, और उसने किसी और मोहन लाल का स्टेटमेंट या स्टेटस या जो भी अकाउंट स्टेटस था, बैलेंस स्टेटस था, वो दूसरे मोहन लाल से कोरिलेट करके बता दिया। तो बैंक की अगर गलती हो रही है, जबकि मोहन लाल के अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे, अगर बैंक की गलती हो रही है तो बैंक को एक्सेम्पलरी डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, चाहे ज़रा सा भी अगर पार्टी का लॉस नहीं हुआ है, ज़रा सा भी पार्टी का लॉस नहीं हुआ है, लेकिन उसकी इज्जत तो सफ़र हुई है मार्केट में, उसकी बदनामी तो हुई है ना मार्केट में, और उस बदनामी की वजह से बैंक को लॉस के लिए पे करना पड़ेगा। नॉमिनल डैमेजेस वो होते हैं जिसमें अगर पार्टी प्रूव कर दे कि कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ा गया है, लेकिन उसने एज सच इतना बड़ा कोई डैमेज सफ़र नहीं किया है, नुकसान नहीं झेला है, तो इसमें बस ये फैक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है। और नॉमिनल डैमेजेस में बेसिकली नुकसान जो होता है वो या तो 1 रुपए का हो सकता है, 10 पैसे का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही पेटी अमाउंट होता है। फिर हमने पढ़ा था डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले। अगर गुड्स की डिलीवरी ही लेट हो रही है
और इसमें जो है बेसिकली जो ब्लेम है, जो एक तरह का एलिगेशन है, वो कैरियर पे लगाया गया, क्योंकि कैरियर की गलती की वजह से, ट्रांसपोर्टर की वजह से गुड्स की डिलीवरी में डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। तो उसकी वजह से गुड्स तो डैमेज हो ही रहे हैं, मान लीजिए पेरिशेबल गुड्स हैं तो वो ख़राब भी हो रहे हैं। तो इस केस में नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अगर वो ट्रांसपोर्टर की गलती की वजह से हो रहा है तो उसी से ही बेसिकली रिकवर करा जाएगा, ट्रांसपोर्टर से। प्री फिक्स डैमेजेस, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये डिसाइड कर सकती हैं कि मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पार्टी तोड़ती है तो इतना इतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, तो वो अमाउंट फिक्स कर दिया, जैसे 1 लाख रुपए फिक्स कर दिए। तो फिर इस केस में सेक्शन 74 प्री फिक्स डैमेजेस में ये बोलता है, अगर सम जो है, अगर एक सम ब्रीच के रिस्पेक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के रिस्पेक्ट में अगर फिक्स हो जा रहा है, तो मान लीजिए सच में अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता भी है तो वही सम पे किया जाएगा। अगर उससे कम नुकसान हो रहा है तो वो अमाउंट दिया जाएगा जितने का नुकसान हो रहा है, लेकिन जो फिक्स्ड अमाउंट है अगर उससे ज़्यादा का नुकसान हो रहा है तो वो फिक्स्ड अमाउंट एज अ कॉम्पनसेशन के रूप में दिया जाएगा, यानी कि वो मैक्सिमम लिमिट है। कॉम्पनसेशन उस फिक्स्ड अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये प्री फिक्स डैमेजेस थे। अब आते हैं पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर हमारा सेक्शन है ये डिस्कस करता है कि पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कुछ लॉज ऐसे होते हैं वो दोनों में डिफरेंस बताते हैं, लेकिन कुछ लॉज ऐसे भी होते हैं जो दोनों को सेम ही मानते हैं, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें ये बोला गया है कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ क्या बोलता है। इंग्लिश लॉ ये बोलता है कि जो भी सम कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स होगा वो या तो लिक्विडेटेड डैमेजेस बोला जाएगा या पेनल्टी बोला जाएगा। मान लीजिए अगर कोई सम फिक्स हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, वो ऐसा है कि वो रिलेट कर रहा है एक एस्टिमेट से, जो पार्टीज ने डिसाइड किया था, एक प्री एस्टिमेशन किया था कैलकुलेशन के हिसाब से कि ये लॉस होगा तो इतना सम फिक्स कर रहे हैं, और वो सम जो है वो इससे रिलेटेड है, जो कि बाद में अराइज हो सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाए, तो उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलेंगे। यानी कि पार्टीज पहले से ही प्री अज्यूम कर लें, मतलब पहले से ही डिसाइड कर लें या प्री अज्यूम कर लें, प्री डिसाइड कर लें कि लॉस होगा तो इतना अमाउंट ही पे किया जाएगा एज अ कॉम्पनसेशन अगर ब्रीच होता है, तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस में आ जाएगा, उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलेंगे, ठीक है। और वो एक तरह का कैलकुलेशन है, एक एनालिसिस है जो पार्टीज करती हैं कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कि अगर ब्रीच होगा तो ये पे कर दिया जाएगा। और ये चीज़ तब अफेक्टिव होती है, ये चीज़ तब रियलाइज होती है जब एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, और ये अमाउंट रिकवर किया जाता है जो पार्टीज आपस में डिसाइड करें उनसे, एक दूसरे से कौन रिकवर करेगा, जो ब्रीच कर रहा है वो पे करेगा दूसरी पार्टी को, सफरिंग पार्टी को। लेकिन अगर मान लीजिए एक सम फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट में जो कि रीजनेबल नहीं है, और वो फोर्स कर रहा है दूसरी पार्टी को कि ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करोगे तो एक फिक्स कर दिया सम जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप का है, बिल्कुल ऐसा है जो कि सही नहीं है, एथिकल नहीं है। तो अगर ऐसा कोई सम फिक्स कर दिया जा रहा है जिसकी वजह से एक पार्टी को फोर्स करा जा रहा है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो नहीं तो ये सम पे करना पड़ेगा, तो वो पेनल्टी बोला जाता है, उसे पेनल्टी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली जो पार्टी सफ़र करती है, जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, वो ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाती है उतने अमाउंट से जितने का एक्चुअल में लॉस होता है। तो बेसिकली जितना लॉस हो रहा है उतना ही रिकवर कर पाएगी। तो ये सब चीज़ें लिक्विडेटेड डैमेजेस जैसे कि बोल रहे हैं कि एक एस्टिमेशन होता है, पार्टीज प्री डिसाइड करती हैं कि अगर ये लॉस हुआ तो ये कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, लेकिन पेनल्टी में एक पार्टी को फोर्स किया जाता है दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि पेनल्टी में एक ऐसा सम फिक्स किया जाता है जो कि सही नहीं होता है, जो
बहुत ही ज़्यादा होता है या तो अमाउंट में एक्सेप्शनली हाई हो सकता है जो रैशनल नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, अगर ब्रीच होता भी है तो जो सफरिंग पार्टी है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो उतना ही अमाउंट रिकवर कर पाएगी जितने का लॉस हुआ है, उससे ज़्यादा अनरीजनेबल नहीं चार्ज कर पाएगी। तो ये डिफरेंसेस बेसिकली क्रिएट कौन कर रहा है? इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ बोलता है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है प्री एस्टिमेट है पार्टीज का, असेसमेंट है पार्टीज का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, और पेनल्टी एक अनरीजनेबल अमाउंट है बेसिकली जो चार्ज होता है जब अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो, जिससे कि एक पार्टी को फोर्स किया जाता है कि भाई आप परफॉर्मेंस दीजिए, नहीं तो आपको ये अमाउंट भरना पड़ेगा, ठीक है, फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन इंडियन लॉ क्या बोलता है? इंडियन लॉ पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। वो ये बोलता है कि एक ऐसा कॉम्पनसेशन हो, एक ऐसा मुआवजा हो जो कि सही हो, फेयर हो, और कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट मेंशन है उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो सेक्शन 74 ये बोलता है कि अगर पार्टीज ने डैमेजेस फिक्स किए हैं तो कोर्ट ये नहीं कहेगा कि आप इन अमाउंट से इस जो फिक्स्ड अमाउंट है इससे ज़्यादा पे करो, कभी भी कोर्ट ऐसा नहीं बोलने वाला है। कोर्ट अगर मैक्सिमम लिमिट सेट है तो आपको वही भरना पड़ेगा, मैक्सिमम लिमिट जो है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए लॉस अगर कम अमाउंट का भी हुआ है ना, तो वो अमाउंट कम हो सकता है उस लिमिट से, लेकिन वो अमाउंट ज़्यादा नहीं हो सकता है अगर लॉस ज़्यादा भी हुआ है तो एक तरह से कोर्ट जो है वो ज़्यादा नहीं अलाउ करेगा बट लेस अलाउ कर सकता है। लेकिन इसमें एक जनरल रूल क्या बोलता है, जिस्ट क्या बोलती है कि इंडियन लॉ कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में। वो यही कहता है कि जो रीजनेबल अमाउंट है जो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो ये पे किया जाएगा, तो वो पे किया जाएगा। और उसमें ये अलग से नहीं लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ा जा रहा है तो पेनल्टी भी दीजिए आप, बस एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन की बात की गई है। जैसे अगर एक ए है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से कि मैं अगर कोलकाता में सर्जन की तरह प्रैक्टिस करूंगा तो वो 50,000 पे करेगा बी को। अब ए जो है कोलकाता में एज अ सर्जन प्रैक्टिस कर रहा है, तो बी को कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा? मैक्सिमम 50,000 का, जो कि रीजनेबल है। या ए अगर बी से 10,000 ले रहा है और उसे बॉन्ड दे रहा है 20,000 का कि ये 5 ईयर इंस्टॉलमेंट में आप पे करिए, 4,000 रुपये 5 साल तक पे करते जाइए, और अगर पेमेंट नहीं की तो सारा अमाउंट ड्यू हो जाएगा। तो ये एक तरह से पेनल्टी है। भाई एक पार्टी ने ए ने बोरो किया बी से 10,000 और उसे बॉन्ड दे रहा है 20,000 का, है ना। अब ए ने तो 10,000 बोरो कर लिया है, लेकिन उसको बॉन्ड बेसिकली कितने का दे रहा है? 20,000 का, ठीक है। और एक तरह से मॉर्टगेज या जो भी आप लोग कह लो, बॉन्ड अगर 20,000 का दे रहा है और ये भी साथ में कंडीशन लगा रहा है कि अगर पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ तो पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक। तो ये पेनल्टी है। और इसमें अगर ए, मान लीजिए इस एग्जाम्पल में मॉडिफिकेशन करें कि ए जो है वो रीपे करता है बी को लोन 10,000 का 5 इंस्टॉलमेंट्स में, और ये भी बोलता है कि अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो सारा अमाउंट जो है वो ड्यू हो जाएगा, तो ये पेनल्टी नहीं है, ये पहले से ही डिसाइडेड है, ये प्री एस्टिमेट है कि जब आप रीपे कर रहे हो आपने पहले ही बता दिया कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कि अगर मैं पे नहीं कर पाया तो पूरा अमाउंट ड्यू हो जाएगा। तो ये एक प्री एस्टिमेट है कि असेसमेंट है, तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस से आप कंपेयर कर सकते हो अगर इंग्लिश लॉ के हिसाब से समझें। लेकिन क्योंकि हम लोग इंडियन लॉ के हिसाब से चलेंगे तो इसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो एक टर्म यूज करेंगे बस, रीजनेबल कॉम्पनसेशन। कि रीजनेबल कॉम्पनसेशन अगर है तो इसका मतलब अगर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में डिसाइडेड है कि ब्रीच होगा तो ये पे होगा, तो उतना ही पे होगा। लेकिन तब भी अगर पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में चीज़ें कॉमन है भी, एक छोटी सी, एक पतली सी लाइन है डिफरेंस की दोनों में।
एक लाइन है, जैसे डिस्टिंक्शन की अगर बात करें, डिफरेंशिएट करें, तो एक पर्टिकुलर लाइन है डिफरेंशिएशन की इन दोनों टर्म्स में। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप सबको समझ आ गए? अच्छा, डिफरेंस के बारे में मैं बात कर ले रही हूँ। इससे पहले जो एग्जाम्पल एक्चुअली क्या है ना, ये एग्जाम्पल 3 जो है वो को रिलेट कर रहा है एग्जाम्पल 2 को, लेकिन एग्जाम्पल 3 में असेसमेंट पहले ही हो गया है कि ये डैमेजेस पे होंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो। और एग्जाम्पल 2 बेसिकली ये बोलता है कि अगर मान लीजिए एक पार्टी है, वो बोरो कर रही है दूसरी पार्टी से, और बोरो करने के बाद उसे बॉन्ड भी दे रही है कि ये पे करेंगे हम आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर पेमेंट नहीं किया तो पूरा अमाउंट ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये एक तरह का फोर्स क्रिएट कर रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, नहीं करोगे तो पेनलाइज किया जाएगा। ये डिफरेंस है एग्जाम्पल 2 में और एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 में पहले से ही डिसाइड कर लिया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म नहीं होगा तो अमाउंट पे करना पड़ेगा पूरा पूरा डिफॉल्ट में, टर्म्स के हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मान लीजिए अगर सम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डैमेज जो भी हो सकता है ब्रीच करने में, प्रोबेबल डैमेज यानी कि जो हो सकता है, ब्रीच यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते टाइम जो भी डैमेज अराइज हो सकता है, जो भी लॉस हो सकता है, उसको कंपेयर कर रहे हैं हम जो भी अमाउंट पेबल है उससे, तो वो पेनल्टी है। यानी कि जो अमाउंट हमें पे करना है अगर वो बहुत ज़्यादा है, इट्स टू लार्ज, ठीक है, और अगर उसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो जो भी डैमेज हो सकता था ब्रीच करते टाइम, प्रोबेबल डैमेज यानी कि फ्यूचर में जो हो सकता था उससे वो अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो कहीं ज़्यादा है, सम पेबल, तो वो पेनल्टी कहलाएगा। लेकिन अगर एक पहले से ही डिसीजन ले लिया जाता है कि ये सम इस डेट पे किया जाएगा और फर्दर सम पे किया जाएगा अगर डिफॉल्ट हो रहा है, तो फर्दर सम जो डिफॉल्ट के टाइम पे करा जाएगा वो पेनल्टी में आ जाएगा, उसे पेनल्टी बोलेंगे। क्योंकि उसमें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि अगर पर्टिकुलर डेट पे पेमेंट नहीं हो रहा है तो फिर ये सम और पे करना पड़ेगा जो पार्टी डिफॉल्ट कर रही है। तो एक तरह से उससे उस पर फोर्स क्रिएट हो रहा है कि अगर आप इस डेट पे पेमेंट नहीं करोगे तो आपको इतना अमाउंट तो देना ही है, 10,000 तो देना ही है, 2,000 रुपये और देने पड़ेंगे क्योंकि आपने ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया। जैसे कि जीएसटी में फॉर एग्जांपल जो भी रिटर्न्स फाइल होता है, जीएसटी 3 भी ले लो, जीएसटीआर 1 ले लो, आप लोग को आइडिया होगा थोड़ा बहुत, तो जैसे सबको एक लेमैन को आइडिया होता ही है। तो उसमें अगर डिले कर दो पेमेंट करने में तो इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, पेनल्टी भी लगती है। तो पेनल्टी लगती है तब, अगर फाइन एक तरह से तब लगता है जब ड्यू डेट के बाद आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसी की बात करिए इसमें। तो ड्यू डेट के बाद दैट इज पेनल्टी, क्योंकि आपने पेमेंट करने में या मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल करने में डिले किया जिसकी वजह से सरकार को नुकसान हुआ। ठीक, अब 2 पॉइंट्स इसमें डिस्कस हो गए। अगर सम बहुत ज़्यादा है, उस अमाउंट से जो अमाउंट बेसिकली ब्रीच अगर हो तो वो डैमेज, जो भी लॉस जो कॉज होगा प्रोबेबल डैमेज, उस पर्टिकुलर प्रोबेबल डैमेज से वो अमाउंट कहीं ज़्यादा है तो वो पेनल्टी है। या फिर अगर सर्टेन डेट पे मान लीजिए पेमेंट नहीं हो रही है उसके बाद हो रही है तो वो पेनल्टी है, पेनल्टी चार्ज होगी उसके बाद अगर फर्दर सम पे करना है। थर्ड पॉइंट, अब इसमें कोर्ट के ऊपर है कि ये बताए कि सम जो फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट में वो पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस है। अगर सम बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक्सॉर्बिडेंट एंड एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कोर्ट उसे पेनल्टी मानेगी। अगर वो लिक्विडेटेड डैमेजेस भी बोल रही हैं पार्टीज लेकिन कोर्ट उसे पेनल्टी मानेगी। पेनल्टी का एसेंस ये है कि जो भी पेमेंट होगा दैट विल बी स्टिपुलेटेड एज टेररम ऑफ ऑफेंडिंग पार्टी।
टेररिज्म मतलब क्या होता है? इसमें बेसिकली जो टर्म यूज हुआ है टेररिज्म ऑफ ऑफेंडिंग पार्टी, तो एक तरह से कह लो वार्निंग होगी ऑफेंडिंग पार्टी की, ठीक है। तो अगर वो ये चीज़ नहीं मान रही है, पार्टी एक पर्टिकुलर पार्टी अगर नहीं मान रही है, तो उसके लिए ये वार्निंग हो सकती है। इसमें ये बोला जा रहा है कि पेनल्टी है क्या, पेनल्टी का मतलब क्या है। बेसिकली पेनल्टी एक तरह का थ्रेट क्रिएट करेगी पार्टी के लिए कि भाई आप परफॉर्मेंस दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करिए, नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा सम पे करना पड़ जाएगा। लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेस एक प्री एस्टिमेशन होता है, एक प्री असेसमेंट होता है कि अगर ब्रीच होती है कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सम जो डिसाइड हम कर रहे हैं ये पे करना होगा। लेकिन पेनल्टी कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है जो कि प्रोबेबल ब्रीच से या प्रोबेबल जो भी नुकसान हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, एक्सेस में होता है। और वो एक तरह का थ्रेट क्रिएट करता है पार्टी को फोर्स करने के लिए कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करिए। इंग्लिश लॉ जो है वो दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट करता है और उसके हिसाब से डिस्टिंक्शन यही निकल के आता है कि पेनल्टी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पेनल्टी में एक थ्रेट क्रिएट होता है, फोर्स क्रिएट होता है पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए। लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेस एक प्री एस्टिमेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कि अगर ब्रीच होगा तो ये कॉम्पनसेशन पे होगा, एक प्री असेसमेंट होता है। लेकिन इंग्लिश लॉ जैसे डिफरेंस क्रिएट करता है, इंडियन लॉ कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। कोर्ट जो है वो बस ये बोलते हैं कि रीजनेबल कॉम्पनसेशन का पेमेंट होना चाहिए जो कि सम से एक्सीड ना करे, ठीक है। रीजनेबल कॉम्पनसेशन का पेमेंट होना चाहिए जो कि जो भी सम फिक्स हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में उससे एक्सीड ना करे। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि इंग्लिश लॉ क्या कहता है और इंडियन लॉ क्या कहता है। समझ गए आप लोग सब? दिस इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी which English law is not recognizing, sorry, Indian law is not recognizing, but English law is emphasizing on it. And if I talk about Indian courts, तो उन्हें इससे मतलब नहीं है कि क्या डिस्टिंक्शन है, उन्हें बस रीजनेबल कॉम्पनसेशन से मतलब है कि वो दे दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एक चीज़ डिस्कस हो रही है, जैसे डैमेजेस के अलावा कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं, जैसे रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रही है तो दूसरी पार्टी उसे ख़त्म माने, और अगर एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रही है तो दूसरी पार्टी अपने ऑब्लिगेशन से मुक्त हो गई और उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर ए ने प्रॉमिस किया है बी को कि सीमेंट की 50 बोरियां आपको इस डेट पे डिलीवर होंगी, और बी ने डिसाइड कर लिया है कि ये अमाउंट पे होगा गुड्स की डिलीवरी पे, बट ए ने डिलीवरी नहीं दी, तो अब बी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गया, उसे प्राइस अब नहीं पे करना पड़ेगा ना, भाई डिलीवरी नहीं हुई गुड्स की तो प्राइस किस काम का। तो ये एक दूसरी रेमेडी, एक अलग रेमेडी होती है अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट में। अगर ब्रीच हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म मानो, एक पार्टी एंड कर रही है अपनी एंड से तो दूसरी पार्टी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गई। अच्छा, इसमें मैं क्वांटम मेरिट पे अभी बाद में आती हूँ, पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ आपसे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मान लीजिए अगर ब्रीच के टाइम पे डैमेजेस सही नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, तो कोर्ट अपने डिसीजन क्या दे सकता है, कोर्ट क्या डिसाइड कर सकता है अपने डिस्क्रिशन पे कि एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जाए, ठीक है। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ऑन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट पार्टी इन ब्रीच टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, बीच में तोड़ दिया, उसे डैमेजेस देने को कहा गया, डैमेजेस उसने दिए, जैसे मान लीजिए गुड्स का ही नुकसान हुआ तो वो उसकी भरपाई कर रहा है,
लेकिन दूसरी पार्टी को जो डैमेजेस मिले हैं वो एडिक्वेट नहीं है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो रीजनेबल नहीं है, वो सही नहीं है। तो अब दोनों पार्टीज जब कोर्ट में जाएंगी और वहाँ मेन जब केस डिसाइड होगा तो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है ना, जो तोड़ा है, उसे ये कह सकती है कि भैया तुम अपना प्रॉमिस परफॉर्म करो, क्योंकि तुमने जो कॉम्पनसेशन या डैमेजेस पे करे हैं, लॉस की भरपाई करी है, वो पूरी नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, वो क्लियर कट नहीं है, वो एम्बिगुअस है, वो सही नहीं है, वो अनफेयर है। तो तुम्हें अपना पार्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, प्रॉमिस का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि उसमें कोर्ट के ऊपर होता है कि वो पार्टी को डायरेक्ट करेगा कि आप अपना प्रॉमिस परफॉर्म करिए टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, क्योंकि आपने जो मुआवजा दिया है वो कंप्लीट नहीं है। सूट फॉर इंजंक्शन क्या होता है? अब इसमें इंजंक्शन ऑर्डर पास करती है कोर्ट उस पर्सन को रिस्ट्रेन करने के लिए, एक तरह से रोकने के लिए, वो चीज करने के लिए जो उसने प्रॉमिस नहीं की थी, है ना। तो एक तरह से इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक फिल्म स्टार है, उसने ये डिसाइड किया कि हम इस प्रोड्यूसर के लिए एक्ट करेंगे 1 साल के लिए, लेकिन उसने जो है उस फिल्म स्टार ने दूसरे प्रोड्यूसर के साथ भी एक्ट करने के लिए साइन कर दिया। तो अब इसमें अगर पहले वाले प्रोड्यूसर को ये पता चलता है कि इस फिल्म स्टार ने दूसरे प्रोड्यूसर के साथ भी इस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। कोर्ट जो है इंजंक्शन ऑर्डर पास करेगा उस एक्टर के अगेंस्ट में कि ये एक्टर, क्योंकि पहला कॉन्ट्रैक्ट इसने पहले इस प्रोड्यूसर से किया है, तो ये दूसरे प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट या एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो एक इंजंक्शन पास हो जाएगा, एक रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर लग जाएगा उस एक्टर के अगेंस्ट कि भैया आप ये दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट आपने इस प्रोड्यूसर के साथ किया है वो आप नहीं कर सकते हो। तो एक तरह से उस चीज के लिए रिस्ट्रेन किया जाता है जो चीज प्रॉमिस नहीं की होती है। तो ये होता है सूट फॉर इंजंक्शन, वेयर अ पार्टी इज नेगेटिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेगेटिंग का मतलब क्या होता है इसमें? नेगेट मतलब नलिफाई कर रही है, अगर इनइफेक्टिव बना रही है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को, कि पहले कर रही है और फिर दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले रही है, तो दैट इज नेगेटिंग। उसमें कोर्ट रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर पास करता है, कोर्ट रोकता है वो चीज करने से जो प्रॉमिस ना की हो, दैट इज सूट फॉर इंजंक्शन। इसके अलावा क्या बोला गया है? इसके अलावा सेक्शन 75 ये कहता है कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है उसे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए उस चीज के लिए, उस पर्टिकुलर लॉस के लिए जो उसने झेला है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ। तो दिस इज पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। ये पूरे चैप्टर की डैमेजेस, बेसिकली डैमेजेस की रेमेडीज की एक समरी है। अब अगर बात करें क्वांटम मेरियट की, तो क्वांटम मेरियट भी मैं बता दे रही हूँ आप सबको कि क्या है। क्वांटम मेरियट यानी मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर एक पर्सन सर्विस दे रहा है दूसरे को, ठीक है, और उनके बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे सिचुएशन में जैसे सर्विस प्रोवाइड हो रही है दूसरी पार्टी को, और अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे अमाउंट वगैरह पे हो सकता है, लेकिन कोई भी रेम्यूनरेशन या कोई भी कंसिडरेशन फिक्स नहीं हुआ है। सर्विस रेंडर करते टाइम कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि ये रेम्यूनरेशन दिया जाएगा या ये अमाउंट दिया जाएगा सर्विस रेंडर हो जाने के बाद, प्रोवाइड हो जाने के बाद। तो उसमें लॉ क्या बोलेगा कि एक प्रॉमिस होना चाहिए पे करने के लिए। क्वांटम मेरियट मतलब जो भी पार्टी सर्विस कर रही है, दे रही है, ठीक है, उसके बदले में जो वो डिजर्व करती है वो उसे मिलना चाहिए। ठीक है, it covers a case where the party injured by the breach had at the time of breach done part but not all of the work which he is bound to do under the contract and seeks to be compensated for the value of the work done। यानी कि ब्रीच हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया
और ब्रीच के टाइम में एक पार्टी ने अपना आधा पार्ट, अपनी आधी परफॉर्मेंस दी, आधी नहीं दी, लेकिन आधी परफॉर्मेंस जो दी उसके बदले में उसे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए उस वैल्यू का, जिस वैल्यू की उसने सर्विस दी, उस पर्टिकुलर वर्क उसने परफॉर्मेंस दी, उस वर्क की परफॉर्मेंस दी, तो उसके बदले में उसे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो इसमें दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली, जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया हो, खत्म हो गया हो, टर्म एंड हो गया हो, फिनिश हो गया हो, और क्लेम वो पार्टी लाए जो कि डिफॉल्ट में नहीं है। ठीक है, तो क्वांटम मेरिट का ऑब्जेक्ट ये है कि पार्टी को रिकॉम्पनसेट करो उस काम के लिए जो उसने किया है। जो काम नहीं हुआ, चलो वो हो गया, नहीं हो पाया, ब्रीच हो गया, लेकिन जो काम हुआ है उसके बदले में तो उसे कॉम्पनसेशन दो। तो एक तरह से ये बोला गया है कि रीजनेबल कॉम्पनसेशन दो क्वांटम मेरिट की सिचुएशन में। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि जब पर्सन ऑर्डर कर रहा है वाइन मर्चेंट से 12 बॉटल्स ऑफ विस्की एंड 2 ऑफ ब्रांडी, परचेजर एक्सेप्ट कर रहा है, परचेजर जो है रीजनेबल प्राइस पे करे ब्रांडी के लिए। ठीक, अब इसमें क्या बात करी है, जैसे इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ केसेस हैं जब क्वांटम मेरिट का क्लेम अराइज होता है। अगर कोई अग्रीमेंट वॉइड लग रहा है या कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड लग रहा है, कोई भी चीज़ अगर हुई है, सर्विस दी गई है, गुड्स की डिलीवरी दी गई है बिना किसी इंटेंशन के, मतलब वॉलंटरी एक्टिविटी की है, कभी जैसे कोई एक्टिविटी की, गुड्स की डिलीवरी की, लेकिन बदले में ये नहीं सोचा कि इसके बदले में हमें पैसा मिले या कंसिडरेशन मिले। तीसरा, जब कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सर्विस रेंडर करें, लेकिन अग्रीमेंट नहीं होता है कि उसके बदले में हमें रेम्यूनरेशन मिले या कंसिडरेशन मिले। चौथा, जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दे या रिफ्यूजल दे दे अपना। पांचवा, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, सेपरेबल है कॉन्ट्रैक्ट और जो पार्टी डिफॉल्ट नहीं कर रही है उसने परफॉर्मेंस का बेनिफिट लिया है, पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट लिया है। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होना जरूरी है, सेपरेबल है, उसमें पार्ट परफॉर्मेंस हुई, पार्टली नहीं हुई, तो जिस पार्टी ने डिफॉल्ट नहीं किया है उसने एंजॉय किया है पार्ट परफॉर्मेंस। लेकिन अगर इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लमसम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ है, ठीक है, तो उसमें जिस पार्टी ने परफॉर्मेंस दी है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया है, वो लमसम अमाउंट क्लेम कर सकता है। ठीक है, और आधा काम सही हुआ है, आधा गलत हुआ है, तो जो काम गलत हुआ है उसके लिए पार्टी डिडक्शन भी कर सकता है अमाउंट में से। जैसे एक डिडक्शन करना, एक तरह से काट लेना टोटल अमाउंट में से जो भी पे होना है, कि इतना काम खराब हो गया है तो इसके बदले में आपको ये जो काम खराब हुआ है उसका कॉम्पनसेशन तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो काम सही हुआ है उसका अमाउंट मिलेगा, तो वो लमसम पेमेंट हो सकता है। जैसे ए ने अग्री किया कि 100 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर होंगे बी को 10,000 पर बेल के हिसाब से। कॉटन बेल्स डिलीवर होने थे 2 इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन ए ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो डिलीवर कर दी, दूसरी नहीं की। ठीक है, दूसरी सप्लाई नहीं करी, तो जो इंस्टॉलमेंट डिलीवर की, अब कॉन्ट्रैक्ट तो रिसेंड हो गया, लेकिन जो पार्ट परफॉर्मेंस हुई है उसके बदले में कंसिडरेशन मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इसीलिए बी को, जिसने डिलीवरी रिसीव करी, उसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बदले में पैसा पे करना पड़ेगा ए को। यानी कि 100 बेल अगर डिलीवर होने थे, 50 बैग्स अगर डिलीवर हो गए हैं, तो 50 की पेमेंट वो करेगा, और बाकी 50 क्योंकि डिलीवर नहीं हुआ है तो वो डिलीवर नहीं हुआ है तो उसकी पेमेंट नहीं होगी। तो दिस इज क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट बहुत मतलब लॉ का टर्म ऐसे इसी में ही यूज होगा, तो इसको समझने की कोशिश करिए कि इसका पर्टिकुलरली एक समराइज्ड व्यू क्या कहता है। ये कहता है कि जो भी सर्विस रेंडर हो रही है या काम हो रहा है उसके बदले में कुछ रीजनेबल अमाउंट जरूर पे किया जाए।
ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें अमाउंट स्टिप्यूलेटेड नहीं था, अमाउंट जो ड्यू है, जो अमाउंट पे करना है, जो कंसिडरेशन पे करनी है, वो एस्टिमेटेड नहीं थी, वो डिसाइडेड नहीं थी। ठीक है, उसका प्री एस्टिमेट नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट में ये अमाउंट पे होगा। लेकिन जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है, सर्विस रेंडर हो रही है, तो उसके बदले में पैसा दिया जाए, रीजनेबल पैसा दिया जाए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें ये डिसाइडेड नहीं था कि कितना अमाउंट पे किया जाए या कितना अमाउंट ड्यू है। ठीक है, दैट इज द मेन फोकस ऑफ क्वांटम मेरिट। वो एक तरह से जस्टिस दे रहा है उस पार्टी के लिए, उस पार्टी को जिसने परफॉर्मेंस करी, पार्ट परफॉर्मेंस करी कॉन्ट्रैक्ट में, अपना पार्ट दिया। कुछ पार्ट जैसे 50% परफॉर्म किया, 50% नहीं किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो उसने दूसरी पार्टी के साथ किया था उसमें ये डिसाइडेड नहीं था कि कितना पे होना चाहिए। तो इसीलिए क्वांटम मेरिट बोलता है कि जो भी पार्ट परफॉर्मेंस दी है एक पार्टी ने, उसके बदले में उसे कुछ कॉम्पनसेशन, उसे कुछ रीजनेबल कंसिडरेशन जरूर पे होना चाहिए। दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड क्वांटम मेरिट। आप लोग सबको समझ आया? अच्छा, इसमें हमारा ये पूरा चैप्टर अब कवर हो गया है। रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्वांटम मेरिट हो गया, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन। तो ये कुछ अलग अलग रेमेडीज अवेलेबल हैं इसमें। डिस्टिंक्शन हमने डिस्कस कर लिया लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी का, और बस चैप्टर एंड है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, प्लीज कमेंट बॉक्स पर मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। बाकी इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हम अपनी नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। अगर इस पर्टिकुलर आपको टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन लगे तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे और नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।